हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने oogenesis के बारे में बात कर ली थी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कौन सी कंडीशन में होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है। यानी जब जो एग सेल है, यानी जो फीमेल गेमिट है, जब उसको मेल गेमिट नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो उस समय फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कौन सा साइकिल स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये जब फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज चलती रहती है तो उस दौरान बॉडी में होने वाला चेंज है। ठीक है। अब होता क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो डेवलप होती है। और फिर उसके बाद में अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो डीजनरेट हो होकर बॉडी से बाहर आने लगती है। ठीक है। तो इसी जो प्रोसेस है कि कैसे एंडोमेट्रियम में बढ़ती है और कैसे बाहर आती है, तो इसी प्रोसेस को हम समझेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ठीक है। तो अब देखो, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का यहाँ पर डेज कितना होता है, कितने टाइम तक चलता है ये? तो ये 28 से 29 डेज। ठीक है। जो एक साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कितने दिन का होता है? 28 से 29 डेज। और इस इन दिनों के बाद में जैसे 29 डेज स्टार्ट होंगे तो इस साइकिल का जो पहला डे है वो वापस स्टार्ट हो जाता है। और फिर कब तक चलता रहेगा? 28 से 29 डेज। तो इस तरह से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब तक फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज रहेगी उस दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा। और इसके साथ साथ जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, जब फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है, ठीक है, जब फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है तो प्यूबर्टी में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है ना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मीनार्की। है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, इसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्की। ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मीनार्की। और अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ख़त्म भी होता है। तो ख़त्म कब होता है? जब फीमेल की एज कितनी हो जाती है? 15 ईयर्स। ठीक है। तो 15 ईयर्स में जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, है ना, तो उस समय इसको हम क्या बोलेंगे? मीनोपोज। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मीनोपोज। ठीक है। तो मीनार्की क्या है? जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस कंडीशन को बोलेंगे। और जो मेनोपॉज है उसको हम क्या बोलेंगे? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है। और ये कब ख़त्म होता है? जब 15 ईयर्स या 55 ईयर्स में ये जो मेनोपॉज है ये कंडीशन देखने को मिलती है फीमेल के अंदर। ठीक है। देखो यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलता है? प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। प्राइमेट्स जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मंकी, है ना, मंकी में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नज़र आएगा। और इसके अलावा जो एप्स हैं, एप्स में नज़र आता है, चिंपैंजी में नज़र आता है, ह्यूमंस में नज़र आता है। ठीक है, एट्सेट्रा। तो मैमल्स में जो प्राइमेट्स आते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेजेज़ होती हैं। कौन कौन सी फेजेज़ होती हैं? अगर हम यहाँ पर फेजेज़ की बात करें तो यहाँ पर कितनी फेज़ होती हैं? 3 फेजेज़ होती हैं। कौन कौन सी फेजेज़ होती हैं? सबसे पहली है मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहली फेज़ है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन को हम और किस नाम से जानते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है। और दूसरी जो फेज़ है, दूसरी फेज़ कौन सी होगी यहाँ पर? फॉलिकुलर फेज़। दूसरी फेज़ कौन सी होगी? फॉलिकुलर फेज़। ठीक है। और तीसरी जो फेज़ है, तीसरी फेज़ कौन सी होगी? ल्यूटियल फेज़। ठीक है। तो 3 फेजेज़ होती हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, या इसको हम बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़।
दूसरी है फोलिकुलर फेज़ और तीसरी है ल्यूटियल फेज़। ठीक है, और जैसे तीसरी फेज़ कंप्लीट होती है तो वापस से कौन सी फेज़ स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन वाली, और फिर फोलिकुलर फेज़, फिर ल्यूटियल फेज़। और ये जो तीनों फेजेज़ हैं इनका टाइम कितना होता है, कितने दिनों तक चलती है ये, 28 से 29 डेज़। ठीक है, और फिर 28 से 29 डेज़ कंप्लीट होंगे, फिर वापस फर्स्ट फेज़ से ये जो फेजेज़ हैं ये स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो पिछला जो साइकिल चला था मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो चुकी थी। ठीक है, और अब क्या हुआ कि वो जो एंडोमेट्रियम थिक हुई है वो किसकी वजह से हुई है कि आगे प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो उस समय जो एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट करने के लिए उससे पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो गई। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो उसका जो फंक्शन है वो समाप्त हो गया, वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही वो ल्यूटियल फेज़ में ल्यूटियल फेज़ ख़त्म होती है तो उसके जस्ट बाद कौन सी फेज़ स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, पिछले साइकिल में जो एंडोमेट्रियम थिक हुई थी वो डीजनरेट होने लग जाती, इस तरह से डीजनरेट होगी। ठीक है, और डीजनरेट होकर यानी टूटने लग जाती है, और टूटकर ये बाहर आने लग जाएगी। ठीक है, किससे बाहर आएगी ये, वेजाइना से, है ना, और वेजाइना से बाहर आकर ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो एंडोमेट्रियम जो थिक हुई थी, जो एक्स्ट्रा लेयर्स बनी थी वो टूटकर बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से जो एंडोमेट्रियम है उसके बाहर आने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, मेंसेज। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन। है ना, इसके बाद देखो मेंस्ट्रुएशन के बाद ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये कितने दिनों तक चलता है, जो मेंसेज है वो कितने दिनों तक चलता है, 3 से 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद में अब क्या होगा, वापस ये जो एंडोमेट्रियम है ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। है ना, ये जो एंडोमेट्रियम है ये थिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो थिक होने के लिए यहाँ पर देखो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर जो हार्मोन है वो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ता जाता है इस तरह से। ये कौन सा हार्मोन का लेवल है, ईस्ट्रोजन। और ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ पर कौन सीक्रेट करता है, यहाँ पर ध्यान रखना है, जब फॉलिकुलर फेज़ चलती है तो फॉलिकुलर फेज़ में क्या होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में फिर आगे यहाँ पर ये जो फॉलिकल देख रहे हो ये कौन सा है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि कौन कौन से फॉलिकल्स के कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो चुका है ना। तो ये जो फॉलिकल्स हैं जैसे जैसे डेवलप होते रहते हैं तो ये किसको सीक्रेट करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको थिक करता जाता है, जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से ये एंडोमेट्रियम ये थिक हो जाएगी। अब आगे एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो यहाँ पर जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो कौन से दिनों में ज़्यादा होगा, 10वें दिन से लेकर जो 14 से 15 डेज है उस समय ये ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम करेक्ट कर लेते हैं।
इस तरह से जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो ज़्यादा रहेगा। और फिर जैसे ही यहाँ पर 15 डेज से हम पार चलते हैं तो ये जो लेवल है एस्ट्रोजन का लेवल वो वापस नीचे आने लगता है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर अब अगली जो फॉलिकुलर फेज़ में वही फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चल रहा है ना। अब कौन सी फेज़ आएगी अपने ल्यूटियल फेज़। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है जो फॉलिकुलर फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़ में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, है ना। फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन में क्या होगा, ओव्यूलेशन में जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, वो फट जाता है और उसके फटने से यहाँ पर ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte को हम यहाँ पर ओवम भी बोल सकते हैं, है ना। तो ओव्यूलेशन में कौन रिलीज़ हो जाएगा, ओवम। ठीक है, और ये ज़्यादातर कौन से दिनों में रिलीज़ होता है, यहाँ पर 13वें से लेकर जो 15वां दिन है उसमें रिलीज़ होता है। और सबसे ज़्यादा चांस किस में होंगे, 14th डे में। ठीक है, 14th डे में जो ओवम है वो रिलीज़ होता है ना। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। अब जैसे ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद कौन सी फेज़ स्टार्ट हो जाएगी, ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ में क्या होगा, यहाँ पर देखो आगे ल्यूटियल फेज़ में यहाँ पर देखो ये शुरुआत में जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ थी उसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम रहता है ना। और धीरे धीरे अब क्या होगा, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ चुका है। और फिर ये जो जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो देखो यहाँ पर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। ये कौन सी डेज में बढ़ता है, यहाँ पर जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन के जस्ट बाद में जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और फिर बाद में ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये किसका लेवल है यहाँ पर, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज़ हो रहा है ये किसकी वजह से रिलीज़ हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन कैसे होगा, वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा। और अब जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम है इसका, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, प्रोजेस्टेरोन। तो बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसकी वजह से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो अचानक से बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये आगे क्या करेगा, यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है इसको और थिक कर देगा। ठीक है, इसको और ज़्यादा थिक कर देता है। और इसके बाद में क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे कम होता रहता है। ठीक है, तो फिर आगे जो एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरह से ये बनी हुई रहती है। अब आगे क्या होगा, आगे नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट साइकिल में वही जो एंडोमेट्रियम है वो वापस टूटकर यहाँ पर इस तरह से ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये कौन से दिन से टूटना स्टार्ट होगी, फर्स्ट डे। जो नेक्स्ट साइकिल का जो फर्स्ट डे है उसमें ये जो एंडोमेट्रियम है ये टूटकर वापस वेजाइना के थ्रू बाहर आने लग जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये कम हो जाएगा और वापस ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फिर बढ़ने लग जाएगा। ये फिर क्यों बढ़ता है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट है वो वापस स्टार्ट होने लगता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो वापस से बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आगे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन लेवल जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करती जाएगी और फिर ये आगे किस में बदल जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे,
कॉर्पस एल्बिकन्स। कॉर्पस एल्बिकन्स, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस में बदल चुकी है, कॉर्पस एल्बिकन्स। और बाद में जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये जो कॉर्पस एल्बिकन्स है ये डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, और इसके डीजनरेट होने के बाद अब आगे 28 से 29 दिन के बाद में जो अगला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसमें सबसे पहली जो फेज़ है वो कौन सी होगी, मेंस्ट्रुएशन, जिसमें कि जो एंडोमेट्रियम है वो टूटकर बाहर आने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको कौन रेगुलेट करता है, ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा 2 हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट किए जाते हैं, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FSH, और दूसरा जो हार्मोन है वो कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो 2 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये दोनों जो हार्मोन हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी इसको रेगुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर शुरुआत में जो FSH का लेवल है वो कम रहेगा, यहाँ पर जो FSH का लेवल है वो कम रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल भी थोड़ा सा कम रहता है और फिर बढ़ने लग जाएगा हल्का सा, है ना। और अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही 14th डे आता है, 14वां दिन आता है, तो उस समय जो LH हार्मोन का जो लेवल है वो अचानक से बढ़ जाएगा। और LH हार्मोन का जो लेवल है उसके बढ़ने से क्या होगा, LH हार्मोन के लेवल के बढ़ने से क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने से जो सेकेंडरी ओसाइट या जो ओवम है वो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो LH हार्मोन का अचानक से बढ़ना और इसका कंटिन्यूसली ज़्यादा रहना, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, LH सर्ज। ठीक है, तो जब LH सर्ज होती है तो उस दौरान जो LH हार्मोन है उसका लेवल ज़्यादा रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो दूसरा हार्मोन का जो लेवल है वो कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है इसका लेवल भी यहाँ पर 14th डे को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ जाएगा, पर LH हार्मोन की तुलना में ये कम रहता है। ठीक है, और फिर बाद में आगे क्या होगा, जो FSH हार्मोन है उसका लेवल कम होता जाएगा वापस। ठीक है, इसी तरह से जो LH हार्मोन है उसका लेवल भी कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन दोनों रेस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। FSH हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉलिकल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, फॉलिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फॉलिकल डेवलपमेंट को कौन इंड्यूस करता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH हार्मोन किसको इंड्यूस करता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन आपको बता ही दिया मैंने क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर इसी को हम डायग्राम से समझे और, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अगर हम समझे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएं तो इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। यहाँ पर ये क्या होगा, ये फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब्स में यहाँ पर ये क्या है, दोनों ओवेरीज होते हैं, 1 और 2। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब्स किस में खुलती हैं, ओवेरी के अंदर। ठीक है, और आगे अब क्या आता है, वेजाइना। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग है ये कौन सी लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो जब फॉलिकुलर फेज़ चलती रहती है, फॉलिकुलर और जो ल्यूटियल फेज़ है, ल्यूटियल फेज़ में जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होती रहती है इस तरह से। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम थिक क्यों होती है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होता है ना, अगर मान लो कि आगे फर्टिलाइजेशन हो जाता है 14th डे को,
तो यहाँ पर अब जो एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा उसका इम्प्लांटेशन होगा, है ना। इस तरह से इम्प्लांटेशन होता है। तो उस इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम है वो थिक हो जाती है। अब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो एंडोमेट्रियम है उसका कोई फंक्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम का फंक्शन अगर नहीं रहता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये धीरे धीरे से इस तरह से टूटकर जो वेजाइना है उससे ये बाहर आने लग जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो एंडोमेट्रियम है ये इस वेजाइना से होते हुए इस तरह से बाहर आने लग जाएगी, बॉडी से बाहर आ जाएगी। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं, ठीक है। 3 फेजेज होती हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज़ या मेंस्ट्रुअल फेज़, अगली फॉलिकुलर फेज़, तीसरी ल्यूटियल फेज़। मेंस्ट्रुएशन जो फेज़ है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ में क्या होगा, यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है वो रप्चर होकर बॉडी से बाहर आने लगती है वेजाइना के थ्रू। फिर उसके बाद में फॉलिकुलर फेज़ आएगी। फॉलिकुलर फेज़ में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, और एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है उसको कौन बढ़ाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स के द्वारा, यानी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। और इनके रिलीज़ होने से जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होने लगती है। तो टाइम टू टाइम ये थिक होती जाती है। इसके साथ साथ जो आगे क्या होगा, जो 14th डे है, 14th डे में ओव्यूलेशन होगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर आएगा ये, फैलोपियन ट्यूब में, इस तरह से, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में बदल जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम। और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेगी। और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको और थिक करता है, ठीक है। इसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा उस समय हम उस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज़, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा जिससे क्या होगा, अब आगे जो एंडोमेट्रियम है वो थिक नहीं होगी। और फिर जैसे ही 29th डे, यानी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 29th डे के बाद में फर्स्ट डे आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और जैसे फर्स्ट डे आता है तो वापस ये जो मेंस्ट्रुएशन है यानी एंडोमेट्रियम का टूटकर बाहर आना ये स्टार्ट हो जाएगा। और फिर फॉलिकुलर फेज़, फिर ल्यूटियल फेज़, ठीक है। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये बार बार चलता रहता है जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।